ओके। फेयर वैल्यू मेजरमेंट इंड एज 13। ठीक है, सॉरी 113। अब ये जो इंड एज है 113, ये बनाने का रीजन क्या था कि बहुत सारे दूसरे इंड एज वो तुम लोग को कंटिन्यूसली बोलते हैं कि तुम लोग को असेट्स एंड लायबिलिटीज को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। अब बार बार फेयर वैल्यू वर्ड यूज हो रहा है, लेकिन फेयर वैल्यू फाइंड करे कैसे, उसका सोर्स क्या है, कौन से बेस पे उसको फाइंड करे। ठीक है, कि यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है। तो इसके लिए वो लोग ने एक इंडेक्स बनाया, इंडेक्स नंबर 113। और ये तुम लोग को गाइड करता है कि तुम लोग को फेयर वैल्यू कैसे फाइंड करना है इन रिलेशन टू असेट्स एंड लायबिलिटीज, दोनों के लिए उसने आंसर्स फाइंड करने का वे बताया है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिफाइन द फेयर वैल्यू। ठीक है, डिफाइन द फेयर वैल्यू, ये पहला ऑब्जेक्टिव। टू सेट अप द फ्रेमवर्क फॉर मेजरमेंट ऑफ फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू मेजर यानी कि कैलकुलेट कैसे करें, उसके लिए एक सेटअप देना है। तो स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ फेयर वैल्यू, इसको डिस्क्लोज क्या क्या करना है। ठीक है, तो ये तीन ऑब्जेक्टिव है। स्कोप क्या है कि इट अप्लाइज व्हेन अदर इंडेक्स रिक्वायर्स और परमिट द फेयर वैल्यू मेजरमेंट और डिस्क्लोजर अबाउट द फेयर वैल्यू मेजरमेंट एक्सेप्ट the cases under Ind AS 17, 19, and 102. It does not apply to the value similar to fair value such as net realizable value in Ind AS 2, recoverable amount in Ind AS 36. Thus, the assets and liabilities or equity instrument are subject to measurement of fair value is beyond the scope of Ind AS 113. ठीक है, तो जिसके लिए स्पेसिफिक Ind AS ने कुछ और प्रोविजन दिया है, उसको दोनों को 113 में कवर नहीं करना है। Ind AS 17, इंडेक्स 19, इंडेक्स 102। ठीक है, और ये तीन। और इसके अलावा इंडेक्स 2, जिसमें फेयर वैल्यू की जगह पे एनआरवी वर्ड यूज हुआ। ठीक है, और इंडेक्स 36, जिसमें अगेन फेयर वैल्यू की जगह पे रिकवरेबल अमाउंट वर्ड यूज हुआ है। तो ये जो है, इसमें तुम लोग को 113 को अप्लाई नहीं करना है, ये स्पेसिफिकली वो इंडेक्स के अंदर कवर्ड है। जो बाकी का जहां पे भी फेयर वैल्यू वर्ड आएगा, ठीक है, वो तुम लोग ये इंडेक्स में कवर करोगे। अब डेफिनेशन फेयर वैल्यू का क्या है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तुम लोग को ये फेयर वैल्यू से रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चन आया, थियरी क्वेश्चन वगैरह, तो तुम लोग को उसका डेफिनेशन प्रॉपरली लिख के ही आना है। ठीक है, तो डेफिनेशन प्रॉपरली याद कर लेना। तो फेयर वैल्यू इज डिफाइंड is the price that would be received to sell the asset or paid to transfer the liability in an orderly transaction between market participant and measurement date। ठीक है, ये डेफिनेशन दिया हुआ है। अब ये डेफिनेशन को थोड़ा पार्ट पार्ट में अपन क्रैक करने को ट्राई करते हैं। पहला है कि इट इज अ प्राइस, यानी कि फेयर वैल्यू वो एक प्राइस है, विच वुड बी रिसीव्ड टू सेल दी असेट। जब ये असेट को बेचोगे तभी क्या प्राइस मिलेगा, यानी कि फेयर वैल्यू असेट को बेचने पे जो प्राइस मिलता है वो दोनों का फेयर वैल्यू है। असेट को यूज करने पे क्या दोनों को जनरेट होगा इनकम, वो दोनों का फेयर वैल्यू नहीं है। तो फेयर वैल्यू बेचने के टाइम पे क्या प्राइस मिल सकता है, दैट वुड बी योर फेयर वैल्यू। सेकेंड, टू पेड टू ट्रांसफर अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को ट्रांसफर करना है, यानी कि लाइबिलिटी को पे करना है। और वो पे करने के टाइम पे कितना अमाउंट तो लोग पे करोगे, वो दोनों का लाइबिलिटी का फेयर वैल्यू गिना जाएगा। ठीक है, तो लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए जो भी अमाउंट रिक्वायर्ड है, वो उसका फेयर वैल्यू है इन एन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन। ऑर्डरली ट्रांजेक्शन यानी कि ऐसा ट्रांजेक्शन के जो प्री कंसेंट, जैसे लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर दिया हुआ है, तो वैसा वो ट्रांजेक्शन रहना चाहिए। यानी कि वो फोर्स रहना नहीं चाहिए, ठीक है, वो डिस्ट्रेस रहना नहीं चाहिए, वो दोनों को एज अ कंपल्शन रहना नहीं चाहिए। यानी कि अगर सपोज तूने बैंक से लोन लिया, लोन के लिए कोई सिक्योरिटी रखा, बिल्डिंग वगैरह सिक्योरिटी सिक्योरिटी के हिसाब से रखा। अगर तुमने लोन रीपे नहीं कर पाए और बैंक ने वो बिल्डिंग को सेल कर दिया और उसको सेल करके वो लोग अपना लोन को रिकवर कर रहे, तो वो ऑर्डरली ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि वो फोर्स ट्रांजेक्शन, ठीक है, डिस्ट्रेस का ट्रांजेक्शन है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को फेयर वैल्यू के लिए कंसिडर नहीं किया जाता। तो ऑर्डरली यानी कि फ्री कंसेंट से, विदाउट एनी प्रेशर, दो पार्टीज के बीच पे ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो कौन से प्राइस पे होगा वो फेयर वैल्यू में काउंट होगा। ठीक है,
तो इट शुड बी ऑर्डरली ट्रांजेक्शन। अब ये ऑर्डरली ट्रांजेक्शन किसके बीच पे रहना चाहिए? तो बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच पे रहना चाहिए। ठीक है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स यानी कि बायर एंड सेलर, जो एक रेगुलर बायर एंड सेलर जो मार्केट में डील करते हैं, तो वो लोग अगर ये ट्रांजेक्शन डील करेंगे तो कौन से प्राइस पे करेंगे, वो अपना फेयर वैल्यू गिना जाएगा। अब ये ना थोड़ा सा डिटेल में समझने को ट्राई करो। इंडे से बोलता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच में जो प्राइस है वो दोनों का फेयर वैल्यू है। ठीक है। इंडेक्स ये नहीं बोल रहा है कि वो मार्केट पार्टिसिपेंट में तुम लोग खुद जो डील कर रहे हो तो तुम लोग अपने आप को मार्केट पार्टिसिपेंट करके ट्रीट करो। इंडेक्स से बोलता है कि तुम लोग को अपने आप को ना बायर ट्रीट करना है ना सेलर ट्रीट करना है। ये फेयर वैल्यू ऐसा प्राइस रहेगा जो तुम लोग के साथ जो डील हो रहा है वो फेयर वैल्यू में काउंट नहीं होगा। अगर ये दो इंडिपेंडेंट पार्टीज, वो इंडिपेंडेंट पार्टी में ना अपन बायर है ना अपन सेलर है, यानी कि अपन उस पर इन्वॉल्व ही नहीं है, यानी कि दो अननोन पर्सन के बीच में अगर ये डील हो रहा है और वो लोग जेन्यूनली ऑर्डरली ट्रांजेक्शन में डील कर रहे हैं, यानी कि वो लोग एक दूसरे के रिलेटिव नहीं है, कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा है, एक दूसरे से बार्गेन करके लोग प्राइस को फिक्स कर रहे हैं। ठीक है। वैसे ट्रांजेक्शन में जो प्राइस रह सकता है वही अपन यहाँ पे असेट के लिए फेयर वैल्यू गिनेंगे। ठीक है। एट मेजरमेंट डेट, मेजरमेंट डेट यानी कि फेयर वैल्यू वो डेट स्पेसिफिक है। यानी कि अगर सपोज तुम लोगों ने 31 मार्च को फेयर वैल्यू निकाला और उसके 15 दिन बाद 15 अप्रैल को निकाल रहे हो, तो मे बी पॉसिबल कि फेयर वैल्यू चेंज होगा। सभी असेट का चेंज नहीं होता, लेकिन कुछ असेट का 15 दिन के अंदर भी फेयर वैल्यू चेंज हो सकता है। तो जब भी तुम लोग को फेयर वैल्यू फाइंड करे हो वो दिन का तुम लोग को ये डेटा वगैरह यूज करके फेयर वैल्यू को कैलकुलेट करना है, उसके आगे या पीछे के डेट का नहीं। ठीक है। तो पहला हमने क्या बोला? असेट के लिए, असेट को सेल करने के टाइम पे जो प्राइस मिल सकता है वो असेट का फेयर वैल्यू। लाइबिलिटी के लिए, लाइबिलिटी को पे करने के टाइम पे जो अमाउंट तुम लोग पे करोगे वो उसका फेयर वैल्यू। ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि ये जो फेयर वैल्यू तुम फाइंड करोगे एसेट या लायबिलिटी का, वो कैसे रहना चाहिए? तो वो एक ऑर्डरली ट्रांजेक्शन में रहना चाहिए, बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट रहना चाहिए, और वो मार्केट पार्टिसिपेंट में तुम लोग इन्वॉल्व नहीं हो, यानी कि ना तुम लोग बायर हो ना तुम लोग सेलर हो। दो इंडिपेंडेंट बायर एंड सेलर के बीच में ऑर्डरली ट्रांजेक्शन में डील जो हो रहा है वो प्राइस को अपन फेयर वैल्यू करके गिनेंगे। और ये कभी दोनों को काउंट करना है, जो दिन का फेयर वैल्यू चाहिए वो दिन का ही दोनों को डेटा यूज करना है, उससे पहले का नहीं उसके बाद का नहीं। ठीक है। तो ये है डेफिनेशन ऑफ फेयर वैल्यू। सभी को समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। ओके। चलो अभी देखो 3.1 क्या बता रहा है कि यूज ऑफ वैल्यू और एंट्री वैल्यू to the entity is not relevant. Rather, exit value in the market is important. ठीक है। ये ऊपर जो डेफिनेशन में वर्ड यूज हुआ कि टू सेल दी असेट, सेल बोला तो एग्जिट, यानी कि दोनों असेट को एग्जिट कर रहे हो, तो एग्जिट के टाइम पे जो प्राइस मिल सकता है वो उसको फेयर वैल्यू में काउंट किया जाता है। यानी कि बाय करने के टाइम पे प्राइस मत गिनो, सेल करने के टाइम पे क्या प्राइस मिल सकता है वो दोनों को काउंट करना। ठीक है। यहाँ पे एक और पॉइंट बता रहे कि an entity's intention to hold the asset or to settle or otherwise fulfill the liability is not relevant when measuring the fair value। यानी कि अगर सपोज तुम लोग के पास एक मशीन है। अब ये मशीन से रिलेटेड तुम लोग के पास दो ऑप्शन है, या तो तुम लोग ये मशीन को यूज करो, ठीक है, या तो इसको सेल कर दो। ऐसा दो ऑप्शन है। तो दोनों दोनों ऑप्शन एक्सप्लोर करो कि कौन से ऑप्शन में दोनों को ज्यादा अच्छा बेनिफिट हो सकता है। तो अगर दोनों असेट को यूज करोगे तो दोनों को जो कैश फ्लो जनरेट होगा, सपोज उसका प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है 1 लाख, ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो असेट को अगर यूज किया तो।
और अगर सपोज तुम लोग इसको सेल करते हो तो तुम लोग को अभी प्राइस मिल रहा है 1,10,000। ठीक है। तो तुम लोग के लिए अच्छा ऑप्शन क्या है कि तुम लोग इसको बेच दो। 110 मिलेगा, क्योंकि अगर असेट को यूज किया तो कैश फ्लो जनरेट जनरेट होगा 1 लाख का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। और ये प्रेजेंट वैल्यू अभी का ही है। अगर अभी बेचा असेट को तो 1,10,000 मिलेगा। तो बेटर है टू सेल दी असेट। अगर अपोजिट सिचुएशन ले कि सपोज बेचने पे 1,10,000, 1 लाख रुपया मिल रहा है बेचने पे, और यूज करने पे 1,10,000 मिल रहा है। तो बेटर ये है कि तुम लोग इसको असेट को यूज करो, असेट को बेचो मत, 10,000 रुपया ज्यादा इनकम मिलेगा। ठीक है। अब फेयर वैल्यू तुम लोग फाइंड करने को गए कि मशीन का फेयर वैल्यू कितना। तो डेफिनेशन के हिसाब से तुम लोग दो मार्केट पार्टिसिपेंट को ढूंढोगे। ठीक है। मार्केट पार्टिसिपेंट यानी कि मार्केट में जाके इंक्वायरी करोगे, जहाँ पे फॉर एग्जांपल सेकंड हैंड मशीन बाय सेल होता है। और वहां पे तुम लोग जाके ऑब्जर्व करोगे कि सिमिलर मशीन का जो भी डीलिंग हो रहा है तो कौन से प्राइस पे हो रहा है। ठीक है। जो अपने को समझ में आए वैसे एग्जाम्पल रहते हैं, सपोज कार। ठीक है। तो अपने पास कार है, कार को यूज किया तो 1,10,000 का कैश फ्लो है, कार को बेचा तो 1 लाख का प्राइस मिल सकता है। अपन उसका कार का फेयर वैल्यू निकाल रहे हैं, तो अपन अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, जैसे ट्रू वैल्यू है या फिर ये ओला मोटर्स वगैरह है। तो वो सब में अपन जा रहे हैं और वहां पे जाके इंक्वायरी कर रहे हैं कि ये कार का वैल्यू कितना मिल सकता है। ठीक है। तो तुम लोग क्या करोगे कि जब ये कार का फेयर वैल्यू निकालोगे तभी दो इंडिपेंडेंट पार्टीज के बीच का फेयर वैल्यू निकालोगे। ठीक है। तो उसमें ना तुम लोग बायर होगे ना सेलर होगे, और तुम लोग वो वैल्यू फाइंड करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज वो तुम लोग को पता चला कि सपोज ट्रू वैल्यू जो मारुति का है उस पे वो कार, सिमिलर कार, वो सपोज 1 लाख रुपीज में सेल हो पा रहा है, और वही प्राइस मैंने यहाँ पे यूज किया। ठीक है। तो ये 1 लाख रुपीज में कार का फेयर वैल्यू करके ट्रीट करूंगा, यानी कि मेरा इंटेंशन क्या है वो मैटर नहीं करता है कि मेरा इंटेंशन उसको कार को यूज करने का है कि कार को सेल करने का है। यानी कि इरिस्पेक्टिव ऑफ माई इंटेंशन कि मैं क्या करूंगा, मुझे फेयर वैल्यू निकालने के टाइम पे इंडिपेंडेंट पार्टीज के बीच में जो ट्रांजेक्शन डील हो रहा है, एग्जिट प्राइस जो फिक्स हो रहा है, वो मुझे फेयर वैल्यू करके ट्रीट करना है। यानी कि कार को यूज करने का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ठीक है। तो ये फेयर वैल्यू में अपन काउंट करते हैं। पॉइंट समझ में आया कि वो लोग क्या बताना चाहते हैं? एवरीवन? यस। बाकी लोग जाग रहे हो कि नहीं? यस सर, समझा। ओके। चलो अभी नेक्स्ट है मेजरमेंट। फेयर वैल्यू को कैसे मेजर करना है। ठीक है। तो ये अभी स्पेसिफिक असेट या लायबिलिटी से रिलेटेड ये अपने को वैल्यूज कैसे फाइंड करना है वो अपने को बताएगा। पहला है फॉर फेयर वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज। Fair value of assets and liabilities. So the measurement is affected by the characteristics of asset or liability that are relevant for the market participants, such as condition and location of asset, restrictions, if any. ठीक है। On the use और sale of asset. तो इंडेक्स क्या बोलता है कि जब भी तुम लोग ये असेट है लाइबिलिटी का फेयर वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है, तभी ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो तुम लोग को प्राइस में एडजस्ट करने पड़ेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं अपना फ्लैट बेच रहा हूँ। ठीक है। तो मैं कौन से प्राइस पे बेचूंगा या फिर मुझे कौन से प्राइस पे बायर अवेलेबल है, उसके बेसिस पे मैं फेयर वैल्यू नहीं निकालूंगा, क्योंकि इंडेक्स से क्या बोला है कि मार्केट पार्टिसिपेंट में तुम लोग अपने आप को इन्वॉल्व मत कर, यानी कि ना तुम लोग बायर हो ना तुम लोग सेलर। तो मैं अपने फ्लैट का डायरेक्ट वैल्यू तो निकालूंगा ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, सपोज मेरा ही बिल्डिंग में सिमिलर फ्लैट अगर अभी रिसेंटली सेल हुआ था, तो वो दो इंडिपेंडेंट पार्टीज के बीच का ट्रांजेक्शन था, तो वही फेयर वैल्यू मैं मेरे फ्लैट के लिए भी यूज करूंगा। ठीक है। अब ये जब भी फ्लैट बी का, जो दूसरा फ्लैट बी का, जो मेरे बिल्डिंग में दूसरा फ्लैट था, तो वो सपोज फॉर एग्जांपल फर्स्ट फ्लोर पे था,
और मेरा जो फ्लैट है सपोज वो फोर्थ फ्लोर पे और लिफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली मेरे फ्लैट का वैल्यू कम रहेगा। क्यों कम रहेगा? क्योंकि उसका लोकेशन फोर्थ फ्लोर पे है, और बहुत सारे लोग वो चार माला भी चढ़ के जाना वगैरह प्रीफर नहीं करते, तो ऑब्वियसली उसका प्राइस कम मिलेगा। ठीक है। सिमिलरली उसका जो कंडीशन है, फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट फ्लोर पे फ्लैट बिका, वो काफी अच्छा इंटीरियर वगैरह किया हुआ था। ठीक है। लेकिन मेरा फ्लैट एकदम बेज है, उस पर कुछ इंटीरियर वगैरह नहीं है, सिर्फ दीवारें है। ठीक है। तो तुम लोग को पूरा फ्लोरिंग से लेके कलरिंग, पीओपी का काम, प्लेटफॉर्म को बनाने का काम, फर्नीचर का काम, सब कुछ करना पड़ेगा। यानी कि ये फर्निश्ड नहीं है, और इंटीरियर भी कुछ काम किया हुआ नहीं है। तो कंडीशन एंड लोकेशन के बेसिस पे मेरे फ्लैट का वैल्यू जितना फर्स्ट फ्लोर के फ्लैट का वैल्यू उतना नहीं मिलेगा। तो मुझे उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। ऑपोजिट रिवर्स सिचुएशन भी आ सकता है कि फोर्थ फ्लोर वाला फ्लैट बी का, और मेरा फ्लैट है फर्स्ट फ्लोर पे, मेरा फ्लैट ज्यादा अच्छे से इंटीरियर फर्नीचर वगैरह किया हुआ है, तो मेरे फ्लैट का वैल्यू मुझे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा फ्लैट ज्यादा अच्छे लोकेशन पे है और उसका कंडीशन भी काफी अच्छा है। सिमिलरली अगर असेट को यूज और सेल करने के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस रहेगा, ठीक है, तो वो केस पे वहां पे भी वैल्यूज अप डाउन होगा। अब फॉर एग्जांपल मुंबई में फ्लैट्स का दो अलग अलग वेज है, यानी तीन अलग अलग टाइप के ये घर लोगों के पास रहते हैं। एक आता है ऑनरशिप, एक आता है पगड़ी सिस्टम, और एक आता है डिपॉजिट सिस्टम। अब ये पगड़ी और डिपॉजिट सिस्टम में कोई अपने को घर से निकाल नहीं सकता। जब तक अपने को रहना तब तक रह सकते हैं, लेकिन वो घर अपना नहीं है। ठीक है। लेकिन ऑनरशिप वाला जो फ्लैट है ना, वो घर अपना है। यानी कि अपने को जैसे घर में काम करवाना रहेगा, जो कलर करवाना रहेगा, जो भी इंटीरियर करवाना रहेगा, वो अपन करवा सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर पगड़ी या डिपॉजिट सिस्टम रहेगा, तो जो ऑनर है उससे परमिशन ना पड़ेगा कि मुझे घर पे कलर भी करना है। ठीक है। तो भी मैं ऑनर से परमिशन लूंगा। इवन कभी कभी तो इतना सारा रिस्ट्रिक्शन रहता है कि अगर तुम लोग को दीवारों पे खिल्ले मारने हैं, तो भी तुम लोग को ऑनर को पूछना पड़ता है कि मैं यहाँ पे दीवार पे खिल्ला मारूं क्या। ठीक है। तो ऐसे केस में अगर असेट के यूज के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, या उसको सेल करने पे कोई रिस्ट्रिक्शंस है, तो वैसे असेट का वैल्यू कम रहेगा। और जो असेट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उनको जैसे यूज करना है वैसे तुम लोग उसको यूज कर सकते हो, तो वो असेट का फेयर वैल्यू ज्यादा रहेगा। तो दोनों को रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है असेट के ऊपर, वो भी दोनों को चेक करना है। ठीक है। और दूसरा उसका जो कंडीशन और उसका जो लोकेशन है, वो भी काफी मैटर करता है। बहुत बार तुमने ही देखा रहेगा कि सपोज दो अलग अलग शॉप है, स्टेशन के एग्जैक्टली सामने है। ठीक है। लेकिन एक शॉप एग्जैक्टली फ्रंट फेसिंग है, और दूसरा शॉप उसी के ही बाजू में है, लेकिन वो थोड़ा सा अंदर गली में चला जाता है, शॉप का जो एंट्रेंस है वो। तो ये केस पे जो फ्रंट फेसिंग रहेगा ना, उस पे क्राउड ज्यादा मिलता है, कस्टमर ज्यादा मिलते हैं। और उसी के ही बाजू का हार्डली कुछ फीट का डिस्टेंस दूसरा एक शॉप है, वही सेम बिल्डिंग में, लेकिन उसका वैल्यू कम आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे क्राउड कम आएगा, वो फ्रंट फेसिंग नहीं है, वो थोड़ा सा अंदर हो गया। ठीक है। और इसीलिए लोकेशन और कंडीशन ये दोनों काफी मैटर करते हैं। ठीक है। तुम लोग को उसके हिसाब से उसका फेयर वैल्यू को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। पॉइंट नंबर बी क्या बता रहा है कि asset and liability measured at fair value might be either of the following। पहला, स्टैंड अलोन असेट और लाइबिलिटी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल एसेट। एग्जांपल, ठीक है, एक सिंगल असेट या लाइबिलिटी का वैल्यू अपन निकाल रहे हैं। और दूसरा है अ ग्रुप ऑफ असेट, जिसको अपन इम्पेयरमेंट में सीजीयू करके बोलते थे, ग्रुप ऑफ असेट। ठीक है। तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, कैश जनरेटिंग यूनिट्स, सीजीयू, और अ बिजनेस, उसका वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। तो वैल्यू या तो अपन सिंगल एसेट का निकालेंगे, या तो ग्रुप ऑफ एसेट का निकालेंगे। ठीक है। ये दोनों का वैल्यूएशन का जो टेक्निक रहेगा वो ऑब्वियसली डिफरेंट रहेगा। अब ऊपर जो वर्ड यूज हुआ था ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन क्या है? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्रांजेक्शन मस्ट बी ऑर्डरली ट्रांजेक्शन, इट इज नॉट फोर्स ट्रांजेक्शन, फोर्स लिक्विडेशन या डिस्ट्रेस सेल। ये वैसा टाइप का रहना नहीं चाहिए। ठीक है। इट शुड बी ऑर्डरली ट्रांजेक्शन, that is not forced, not liquidation, not distress sale। पॉइंट नंबर बी में बता रहे हैं कि ये जो बाय एंड सेल हो रहा है, ठीक है, दैट शुड बी बिटवीन द इंडिपेंडेंट पार्टीज। और ये कहाँ पे हो रहा है, ये भी काफी मैटर करता है। पहला, इट शुड बी इन प्रिंसिपल मार्केट। और दूसरा, इन एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल मार्केट,
इन मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट फॉर असेट एंड लायबिलिटी। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। तो अपन जो प्राइस फाइंड कर रहे हैं ना, वो प्राइस कौन से मार्केट का फाइंड कर रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर सपोज मुझे क्लोथ्स खरीदना है, कपड़े खरीदना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे पूरे घर का कर्टन्स वगैरह चेंज करना है, कारपेट वगैरह लेना है, ठीक है, सोफा का कवर वगैरह लेना है, वैसे टाइप का मुझे क्लोथ्स चाहिए। तो मुंबई में क्रॉफर्ड मार्केट ये एक बहुत बड़ा मार्केट है कि जहाँ पे तुमको ये सब तुमको कपड़े वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, मंगलदास मार्केट करके एक उस पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, और वो मंगलदास मार्केट में ये सब तुमको मिलता है। तो तुम लोग वहां पे जाके कर्टन का प्राइस वगैरह पूछोगे कि पर स्क्वायर फीट क्या रेट चल रहा है वगैरह, और उसके हिसाब से तुम लोग कर्टन बाय सेल कर सकते हो। इसके अलावा तुम लोग के लोकल मार्केट में भी जो ये फर्निशिंग शॉप रहेंगे, ठीक है, तो तुम लोग उसके पास भी जा सकते हो, उसको भी जाके पूछ सकते हो कि मुझे कर्टन परचेज करना है, क्या प्राइस पे देगा। ठीक है। तीसरा ऑप्शन ये है कि क्लोथ मार्केट में सबसे बड़ा हब अगर गिना जाए तो वो सूरत है, गुजरात। ठीक है, तो तुम लोग सूरत में जाके भी वहाँ पे प्राइस वगैरह का इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है, तो तुम लोग के पास मल्टीपल मार्केट का ऑप्शन है। तो तुम लोग को ये केस में सबसे पहले जो प्रिंसिपल मार्केट है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। प्रिंसिपल मार्केट, तो प्रिंसिपल मार्केट यानी क्या, तो मेन मार्केट कि जो तुम्हारे फैक्ट्री के या ऑफिस के लोकेशन के आसपास का है, कि जो तुम लोग को काफी इजीली एक्सेसिबल है, वहां का मार्केट। ठीक है, तो वो मार्केट अगर अवेलेबल है तो तुम लोग वहां का ही प्राइस को फेयर वैल्यू करके ट्रेड करोगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुंबई में सबसे मेन मार्केट क्रॉफर्ड मार्केट है, सपोज मंगलदास मार्केट। तो मंगलदास मार्केट में जाके तुम लोग जो प्राइस तुम लोग को मिलेगा वो तुम लोग फेयर वैल्यू करके ट्रेड करोगे। लेकिन तो उन्होंने इंक्वायरी किया कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट जिसके लिए तुम लोग फेयर वैल्यू निकाल रहे हो, उसके लिए कोई स्पेसिफिक मार्केट ही नहीं है, यानी कि प्रिंसिपल मार्केट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदना है, तो क्लोथ के लिए मंगलदास मार्केट है, वे वहां पे मैं जा सकता हूँ। अगर मुझे गोल्ड खरीदना है तो जवेरी बाजार है, ठीक है, मुंबई का, वहां पे मैं जा सकता हूँ। अगर मुझे स्टील का क्रॉकरीज वगैरह खरीदना है तो वो स्टील मार्केट है, अगेन बॉम्बे में ही, मैं वहां पे जा सकता हूँ। स्टेशनरी का मार्केट अगेन बॉम्बे। तो एक पर्टिकुलर लोकेशन है कि जहाँ पे ये सब मार्केट्स अवेलेबल है, तो वो मार्केट को मैं बोलूंगा प्रिंसिपल मार्केट, जो मेरे काफी नजदीक है। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि सूरत का मार्केट वो मुंबई के मार्केट से भी ज्यादा बड़ा है, यानी कि बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस है, उसमें बड़े बड़े शॉप्स है, और अपना दिमाग न चले उतने सारे बिजनेस वहां पे सेटअप हुए हैं, और इतने सारे वेराइटीज में लोग वहां पे प्रोडक्ट्स को बेच रहे हो, बल्क में प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, कि अपन अगर इंडिपेंडेंटली अगर वहां पे गए तो अपने को समझ भी नहीं आएगा कि कौन से शॉप में घुसे, कहाँ से खरीदे, और क्या कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे अवेलेबल होगा, वो अपने को समझेगा ही नहीं। वहां पे एजेंट्स वगैरह रहते हैं, वो एजेंट अपने को प्रॉपरली वो प्रॉपर शॉप में लेके जाते हैं और वहां से अपन बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मार्केट बहुत बड़ा है। लेकिन मुंबई के लिए एक्चुअली देखा जाए तो सूरत एक्सेसिबल नहीं है। ट्रैवलिंग टाइम ही उतना होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह होगा वो भी उतना ही इनकर होगा। तो उससे अच्छा है कि तुम मुंबई के मार्केट से ले लो। तो मुंबई के बिजनेस वालों के लिए प्रिंसिपल मार्केट सूरत नहीं गिना जाएगा, मुंबई गिना जाएगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट। दूसरा, कि अगर सपोज कोई प्रोडक्ट का प्रिंसिपल मार्केट है ही नहीं, जैसे मैंने बताया कि सेकेंड हैंड मशीनरी मशीनरी खरीदना है या फिर मुझे मेरा मशीन बेचना है, तो सेकेंड हैंड मशीन का कोई स्पेसिफिक मार्केट सपोज नहीं है, तो वो केस में अगर प्रिंसिपल मार्केट अवेलेबल नहीं है, एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल मार्केट, तो ही तुम लोग मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट में जाओगे। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल मुझे कार बेचना है, तो मैं कार के लिए कोई स्पेसिफिक ऐसा मार्केट नहीं है, जैसे ये गोल्ड मार्केट, या फिर तुम अगर स्टील मार्केट, या फिर ये मंगलदास मार्केट जो क्लोथ के लिए वगैरह, अगर ऐसा कोई मार्केट अगर सेकेंड हैंड कार का नहीं है, तो वो केस पे तुम लोग अलग अलग लोकेशन पे जाके प्राइस का इंक्वायरी करोगे। जैसे अगर मैं ट्रू वैल्यू पे गया मारुति का, या फिर मैं OLX पे गया, या फिर Cars24 पे गया, सब जगह पे मैंने प्राइस इंक्वायरी किया, और सपोज सभी का जो प्राइस है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था, तो मैं इस पे सबसे ज्यादा प्राइस जो ऑफर कर रहा है मैं उसको जाके कार को बेच दूंगा। ठीक है, तो सपोज एक ने बोला 5,10,000, एक बोल रहा है 5,20,000, एक बोल रहा है 5,25,000, तो मैं 5,25,000 वाले को कार बेच दूंगा। तो वो केस में मैं गिनूंगा मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट, जहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा प्राइस मिल रहा है,
वो मार्केट को मैं यहाँ पे वहां पे जो फेयर वैल्यू रहेगा उसको मैं फेयर वैल्यू करके मैं ट्रीट करूंगा। ठीक है। लेकिन मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट में तब भी जाने का जब भी तुम्हारे पास प्रिंसिपल मार्केट नहीं है। ठीक है। अगर प्रिंसिपल मार्केट से कोई और मार्केट में ज्यादा प्राइस मिल रहा है तो तुम्हें फेयर वैल्यू ज्यादा वाले का पकड़ना है, ऐसा इंडेक्स नहीं बोल रहा है। वो पहला प्रायोरिटी ऑलवेज प्रिंसिपल मार्केट को ही दे रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल, क्लोथ मुझे खरीदना था। मैंने बॉम्बे का मंगलदस मार्केट में जाके इंक्वायरी किया, मुझे उससे सपोज 100 रुपीज पर फीट उसने मुझे प्राइस बताया, 100 रुपीज पर फीट। बाद में मैं दूसरी जगह पे कोई और मार्केट में जाके मैंने इंक्वायरी किया जो मेन मार्केट नहीं था, लेकिन उसका शॉप है ना थोड़ा सा बोलते हैं ना कि कोई आउट एरिया में था। तो बिजनेस बेचारा ज्यादा कर नहीं पा रहा था, तो मैं उसके पास गया। तो उसको कस्टमर का बहुत ही अर्जेंटली नीड था। तो सपोज उसने मुझे 90 रुपीज पर फीट के हिसाब से क्लोथ सेल करने का रेडी हो गया। ठीक है। तो ये केस पे फेयर वैल्यू अपन 100 ही पकड़ेगी, इवन दो एडवांटेजेस मार्केट में 90 रुपीज है। ठीक है। तो दोनों का एडवांटेजेस मार्केट में तब भी जाने का जब भी प्रिंसिपल मार्केट अवेलेबल नहीं है। प्रिंसिपल मार्केट अवेलेबल है तो वहां से ही जो प्राइस मिलेगा उसी को ही फेयर वैल्यू करके दोनों को पकड़ना है। एवरीवन समझ में आया क्या ये? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, ग्रेट। चलो अभी पॉइंट नंबर सी क्या बोल रहा है कि इन एब्सेंस ऑफ एविडेंस टू द कॉन्ट्ररी द मार्केट विच इन विच एंटिटी वुड नॉर्मली एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन टू सेल द एसेट और ट्रांसफर द लायबिलिटी इज प्रेजेंट टू बी प्रिंसिपल मार्केट, और इन एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल मार्केट द मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट। अब अगर सपोज मेरा ये फर्निशिंग का ही बिजनेस है। ठीक है। तो वो केस में मैं जो मार्केट से नॉर्मली गुड्स बाय सेल करता हूँ मैं उसी को ही प्रिंसिपल मार्केट करके एज्यूम करूंगा। तो मेन मार्केट सपोज बॉम्बे का है, लेकिन अगर मैं बॉम्बे से नहीं खरीदता हूँ, सपोज मैं वाशी से खरीदता हूँ, तो मैं वाशी को ही प्रिंसिपल मार्केट पकड़ूंगा। क्योंकि प्रिंसिपल मार्केट हर किसी के लिए अलग अलग रहेगा। अब जैसे ये भाजी वाले हैं, ठीक है, जो कल्याण नगरी में भाजी वाले हैं, तो वो लोग भाजी कहाँ से खरीदते रहेंगे? तो उनको जो नियरेस्ट हब है वो है ये एपीएमसी मार्केट जो कल्याण में है, और दूसरा मार्केट है वाशी में। ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर कल्याण नोबिली में अगर वो लोग को ये प्रोडक्ट चाहिए तो भले ही कल्याण एपीएमसी से वाशी का एपीएमसी ज्यादा चिपर रहेगा, बड़ा मार्केट है वाशी का, कल्याण से भी बड़ा है, लेकिन फिर भी वो वाशी तक जाएगा नहीं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसको भारी पड़ेगा, ट्रैवलिंग टाइम और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है। तो उसके लिए जो प्रिंसिपल मार्केट है वो क्या गिनेंगे? तो जो मार्केट में जनरली वो गुड्स बाय सेल करता है वो मार्केट को प्रिंसिपल मार्केट अपन पकड़ेंगे, यानी कि कल्याण के मार्केट को प्रिंसिपल मार्केट यहाँ पे पकड़ना है, वाशी के मार्केट को नहीं। इवन दो वाशी का मार्केट मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट है, कल्याण से भी बड़ा है, तो ये प्राइस और कम मिलेगा, लेकिन फिर भी उसको अपने को नहीं पकड़ना है। अपने को जो नॉर्मल जहाँ पे अपन ट्रेड करते हैं वो मार्केट को प्रिंसिपल मार्केट करके ट्रीट करना है। यानी कि इस पे इंडेक्स से स्ट्रिक्टली बोला नहीं है कि ये ही मार्केट में जाओ। हर बिजनेस के लिए वो लोग जनरली जहां पे डील करते हैं उसके बेसिस पे प्रिंसिपल मार्केट डिसाइड होगा। ये देखो, ये जो दोनों को मैंने बताया वो कि इवन इफ प्राइस इन द डिफरेंट मार्केट इज पोटेंशियली मोर मोस्ट एडवांटेजेस ऑन द मेजरमेंट डेट, तो भी दोनों को प्रिंसिपल मार्केट का ही प्राइस को पकड़ना है। ठीक है। तो फेयर वैल्यू मेजरमेंट शैल रिप्रेजेंट द प्राइस इन दैट मार्केट यानी कि प्रिंसिपल मार्केट। तो बाकी कोई मार्केट में अगर अच्छा प्राइस मिल रहा है तो तुम लोग उसको यहाँ पे फेयर वैल्यू करके यूज मत करो। जहां पे प्रिंसिपल मार्केट अवेलेबल है प्रिंसिपल मार्केट का प्राइस ही भले वो एडवांटेजेस नहीं रहेगा तो भी उसी को ही फेयर वैल्यू करके ट्रीट करना है। और ये फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एंटिटी रहेगा, जो मैंने दोनों को अभी बताया कि हर किसी के लिए जो प्रिंसिपल मार्केट रहेगा वो अलग अलग रहेगा। जिसका बिजनेस जहाँ पे लोकेट हुआ है उसके हिसाब से प्रिंसिपल मार्केट वो डिसाइड करे। नेक्स्ट है कि मार्केट पार्टिसिपेंट आर एज्यूम टू एक्ट इन देयर इकोनॉमिक बेस्ड इंटरेस्ट। ठीक है। अ, ये जो पॉइंट है मैंने तुमको को पहले बताया ना, ये वाला, कि सपोज मेरे पास दो ऑप्शन है कि या तो मैं उसको कंटिन्यू करूं या तो मैं उसको सेल करूं।
तो मैं दोनों में से एक प्राइस को फेयर वैल्यू करके यूज करने को मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे उसको फॉलो नहीं करना है। यानी कि इंडेक्स क्या बोलता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट, वो लोग के बीच में जो प्राइस रहेगा उसको फेयर वैल्यू पकड़ना है। अब मार्केट पार्टिसिपेंट अगर बोलता है कि यूज मत करो, सेल करो, तो दोनों को वो वहां पे प्राइस के हिसाब से गिनना है। और मार्केट पार्टिसिपेंट अगर बोलता है कि नहीं, हमारे हिसाब से इसको यूज करना ज्यादा बेटर है, तो वो लोग के हिसाब से जो प्राइस रहेगा वो अपने को फॉलो करना है। यानी कि मार्केट पार्टिसिपेंट का व्यू दोनों को सोचना है, अपना व्यू सोचना नहीं है कि तुम लोग को क्या करना है। मार्केट पार्टिसिपेंट जनरली ऐसे सेट में क्या करते हैं, वो दोनों को फेयर वैल्यू के लिए यूज करना है। चलो, 4.4 क्या बता रहा है? द प्राइस इन दी प्रिंसिपल और मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट used to measure the fair value of the asset or liability shall not be adjusted for transaction cost, but shall be adjusted for transportation cost। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो तुम लोग फेयर वैल्यू फाइंड करोगे, उस पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को तुम लोग एडजस्ट कर सकते हो। यानी कि इस पे अगर कमीशन वगैरह रहेगा तो वो सब प्लस माइनस सही करोगे तुम लोग। लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहेगा, जैसे अगर सपोज मुंबई के मार्केट में प्राइस कम है लेकिन डुमरी के मार्केट में प्राइस ज्यादा है, लेकिन मुंबई से डुमरी लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा वो भी तो कंसिडर करो ना। ठीक है, तो दोनों से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को एडजस्ट कर पाओगे। उसमें जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट रहेगा, यानी कि कमीशन वगैरह को देना है, तो वो सब दोनों को कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, शेल नॉट बी एडजस्टेड। जस्ट अ मिनट। ओके, चलो। अभी एप्लीकेशन टू नॉन फाइनेंशियल एसेट। अभी फाइनेंशियल एसेट और नॉन फाइनेंशियल एसेट, ये दो कैटेगरी में अपन असेट को क्लासिफाई करते हैं। फाइनेंशियल एसेट यानी जिसका फिक्स अमाउंट है, जिसमें आएगा एग्जाम्पल करंट एसेट जैसे डेटर्स, बिल्स रिसेबल वगैरह फाइनेंशियल एसेट में आएंगे। और नॉन फाइनेंशियल एसेट यानी ऐसे एसेट जिसका एस्टिमेटेड वैल्यू तुम लोग फाइंड कर सकते हो। इसका फिक्स अमाउंट तुम लोग बता नहीं पाओगे। जैसे अगर तुम लोग को पूछा कि डेटर्स कितना है बताओ, तो तुम लोग अपना सिस्टम ओपन करोगे, जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो वो ओपन करोगे, डेटर्स चेक करोगे और अमाउंट बोल दोगे डेटर्स का वैल्यू इतना है। ठीक है, लेकिन ऐसे एसेट जिसका आज का वैल्यू दोनों को अंदाजा लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, दोनों के पास कार है, कार का आज का वैल्यू कितना है। दोनों के पास बाइक है, उसका आज का वैल्यू कितना है। तो तुम लोग अंदाजा लगा पाओगे, क्योंकि हर एक का जो फाइनल सेल होगा, वो तो ऑब्वियसली तुम लोग को कैसा कस्टमर मिलता है, तुम्हारा नीड कितना है, सामने वाले का नीड कितना है, एसेट का कंडीशन कैसा है, वो कितना साल पुराना है, कितना किलोमीटर वगैरह रन हुआ है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड है। यानी कि तुम लोग एक अंदाजा लगा पाओगे कि तुम्हारे कार या बाइक का वैल्यू आज के डेट में कितना है। जो सेकंड हैंड फॉर्म है वो फॉर्म में उसका वैल्यू कितना है। नए वाले का नहीं पूछ रहा, नए वाले का तो फिक्स अमाउंट है, तुम मार्केट में जाके इंक्वायरी करोगे तो नए का वैल्यू मिलेगा। जो तुम्हारा कार या बाइक पुराना हो चुका है, उसका कितना वैल्यू मिलेगा वो अंदाजा लगा के ही तुम को फाइंड करना पड़ेगा। तो ऐसे वैल्यूज को बोलते हैं नॉन, ऐसे एसेट्स को बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल एसेट। इसमें मेनली आता है फिक्स्ड एसेट, यानी कि पीपी। ठीक है, तो जैसे मशीनरी वगैरह, मशीनरी, बिल्डिंग, एटसेट्रा। ठीक है, तो नॉन फाइनेंशियल एसेट का फेयर वैल्यू कैसे फाइंड करना है और फाइनेंशियल एसेट का फेयर वैल्यू कैसे फाइंड करना है, ये इंडेक्स से सेपरेटली दिया है। तो अभी देखो वो लोग क्या बता रहे, एप्लीकेशन टू नॉन फाइनेंशियल एसेट, यानी कि ये आएगा फॉर फिक्स्ड एसेट्स पीपी, वो सबका फेयर वैल्यू कैसे फाइंड करना है। तो इंडेक्स बोलता है कि फेयर वैल्यू मेजरमेंट ऑफ नॉन फाइनेंशियल एसेट टेक्स इनटू अकाउंट द मार्केट पार्टिसिपेंट्स एबिलिटी टू जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट बाय यूजिंग द एसेट इन द हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज, और बाय सेलिंग इट टू अनदर मार्केट पार्टिसिपेंट दैट वुड यूज द एसेट इन इट्स हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज। तो तुम लोग को सबसे पहले मार्केट पार्टिसिपेंट के हिसाब से
वो क्या करेगा, या तो उसको सेल करेगा या तो उसको यूज करेगा। तो मार्केट पार्टिसिपेंट का व्यू देखो, तुम्हारा व्यू मत देखो, यानी कि तुम लोग क्या करना चाहते हो वो मत सोचो। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बाइक है, ठीक है, वो बाइक का मैं फेयर वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो मुझे सपोज वो बाइक मेरे मम्मी डैडी ने गिफ्ट में दिया था, तो मेरा एक अटैचमेंट रहेगा, तो मैं यही ट्राई करूंगा कि मैं उसको बेचूं नहीं, मैं अपने पास ही रखूं। यानी कि मैं उसको यूज करने वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना प्रायोरिटी में रखूंगा। लेकिन इसीलिए ये जो वैल्यू तुम लोग फाइंड करोगे बायस्ड वैल्यू रहेगा, तुम लोग इस पे अपना खुद का परसेप्शन इमोशंस वगैरह सब मिक्सअप कर रहे हो। इसीलिए इंडेक्स बोलता है कि तुम लोग अपने आप को इसमें मिक्सअप करो ही मत। तुम लोग खुद ना बायर हो ना सेलर हो। एक ऐसे बंदे को जाके पूछो कि अगर तेरे पास ये बाइक रहेगा तो तू क्या करेगा, उसको रखेगा या बेचेगा। बोलेगा कि इसका कंडीशन अच्छा नहीं है, पेट्रोल का कंजम्पशन ज्यादा जाता है, रिपेयर मेंटेनेंस ज्यादा आ रहा है, तो इसको बेचना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो अगर वो बेचने वाला मार्केट पार्टिसिपेंट का व्यू आ रहा है, तो बेचने पे क्या प्राइस मिलेगा वो अपन फेयर वैल्यू पकड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर सपोज कोई मशीन है मेरे पास, ठीक है, और वो मशीन से रिलेटेड मैं अगेन दो व्यू रख रहा हूँ कि मैं उसे रखूं या बेचूं। तो मैं अगेन अपने आप को ना बायर पकड़ूंगा ना सेलर पकड़ूंगा, मैं एक इंडिपेंडेंट पार्टी को ढूंढूंगा और उसको बताऊंगा कि देखिए मेरा मशीन है, तू बता इसको क्या करना चाहिए, रखना चाहिए कि बेचना चाहिए। यानी कि इंडिपेंडेंट पार्टी ने कि सपोज वैल्यूअर को मैंने ढूंढा, तो वैल्यूअर ने आके उसका कैश फ्लो वगैरह प्रेडिक्ट किया, उसका प्रेजेंट वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू वगैरह निकाला, उसका अभी का मार्केट प्राइस कितना है वो सब फाइंड किया, और उसे हम लोग को कंपेयर करके बोला कि बेटर ये है कि इसको बेच दो, यूज मत करो। तो ये एक इंडिपेंडेंट पार्टी का व्यू है। तो अपन उसको फेयर वैल्यू करके पकड़ेंगे, अपन क्या करना चाहते हैं वो इसमें मिक्सअप नहीं करना है। यानी कि अपन अपने आप को इसमें ना बायर गिनेंगे ना सेलर गिनेंगे। ठीक है। अब हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज यानी क्या, ये वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, तो तुम लोग को भी ये वर्ड का मीनिंग पता रहना चाहिए, इसके लिए इंडेक्स इसको डिफाइन कर रहा है। हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज इज डिटरमाइंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव मार्केट पार्टिसिपेंट इवन इफ एंटिटी इंटेंड्स अ डिफरेंट यूज। जैसे मैंने बताया कि तुम लोग क्या चाहते हो वो मैटर नहीं करता है, जनरल मार्केट पार्टिसिपेंट ये केस पे क्या करेगा वो मैटर करता है। However, entity's current use of non-financial asset is presumed to be its highest and best use, unless the market or other finding suggests that different use by market participant would maximize the value of asset. ठीक है। मैं इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में बताने को ट्राई करता हूँ। तुमने ऐसा देखा रहेगा बहुत बार कि स्टेशन के आसपास का कोई एरिया है, ठीक है, बहुत ऐसा बोलता है कि प्राइम लोकेशन है, और वहां पे तुम लोग देखोगे ना तो कुछ बिजनेस वाले, सपोज वो इस्त्री वाला है, ठीक है, कभी वो सिंग चने वाले रहता है, तो वो लोग वहां पे बिजनेस कर रहे हैं। अब अगर तुम लोग सोचोगे कि वहां पे अगर वो सिंग चने वाला अगर बिजनेस कर रहा है, सिंग चने का बिजनेस कितना चलेगा, उसका उसको कितना प्रॉफिट होगा। तो अपन क्या बोलते हैं कि वो बिजनेस कर रहा है, लेकिन अगर वो सपोज वो गाले को फूड प्रोडक्ट बेचने के लिए, जैसे वड़ा पाव है या फिर ये जंक फूड जो भी है पिज्जा बर्गर वगैरह, अगर उसमें कन्वर्ट कर ले तो वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। अगर वो खुद नहीं कर सकते ये सब, तो रेंट पे दे दो या एम्प्लॉयज को हायर करके उसके थ्रू काम करो, वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा देन सिंह चला। ठीक है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि ये लोग ने बहुत सालों पहले वो दुकान खरीदा रहता है, ठीक है, तभी एरिया उतना पॉपुलर नहीं था, उतना डेवलप नहीं था, और वहां पे लोग सिंह चने का बिजनेस स्टार्ट किया। अब उसके बाप दादा ने वो बिजनेस स्टार्ट किया था और वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, तो वो लोग अपना बिजनेस चेंज करने को रेडी नहीं होते क्योंकि वो लोग सालों से उस पर जुड़े हुए हैं। अब वो लोग का खुद का व्यू है। लेकिन अगर तुम लोग इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी को पूछोगे तो वो सजेस्ट नहीं करेगा कि तुम लोग सिंह चने का बिजनेस वहां पे कंटिन्यू करो, वहां पे कुछ और तुम लोग बिजनेस स्टार्ट करो, तुम लोग को ज्यादा इनकम आ सकता है। इवन अगर तुमने उसको रेंट पे दे दिया तो भी तुम लोग को ज्यादा इनकम मिलेगा देन योर ऑन सिंह चना बिजनेस। ठीक है। तो ये तुम लोग को यहाँ पे देखना है कि जनरली इंडिया से बोलता है कि जो तुम लोग अभी यूज कर रहे हो सेट का, उसको ही हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज गिना जाएगा। लेकिन अगर मार्केट पार्टिसिपेंट के व्यू से कोई और मैक्सिमम वैल्यू वाला ऑप्शन अगर मिल रहा है, तो तुम लोग को अपना करंट यूज असेट का वो इग्नोर करके जो मार्केट पार्टिसिपेंट का यूज है वो तुम लोग को यहाँ पे कंसिडर करना है फॉर कैलकुलेटिंग द फेयर वैल्यू। तो ये इंडेक्स ऐसा फोर्स नहीं कर रहा है कि तुम लोग असेट बेच ही दो, ठीक है, या रेंट पे दे दो। लेकिन फेयर वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ वो बेचने वाला या रेंट पे देने वाला ऑप्शन को एक्सप्लोर करो।
भले ही तुम लोग अपना सिंग चने का बिजनेस कंटिन्यू करो चलेगा, लेकिन उसका फेयर वैल्यू कितना प्रीमाइसेस का, तो वो बेस्ड ऑन सेल और रेंटल, उसके बेसिस पे उसका फेयर वैल्यू फाइंड। चलो अभी आगे क्या बता रहे हैं। ये सी एंड डी ठीक है, कि अगर सपोज ग्रुप ऑफ असेट का निकालना है तो दोनों को पूरे ग्रुप ग्रुप ऑफ असेट का एक साथ फाइंड करना पड़ेगा। और अगर इंडिविजुअल का फाइंड करो तो इंडिविजुअल का जो बेस्ट यूज रहेगा उसके हिसाब से उसका वैल्यू फाइंड करना है। अभी नेक्स्ट है एप्लीकेशन टू लायबिलिटी और एंटिटीज ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इसका फेयर वैल्यू अभी कैसे निकालना है, पहले हमने पीपी यानी कि नॉन फाइनेंशियल असेट वगैरह का फेयर वैल्यू निकालने का सीखा। अभी एंटिटीज ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट वगैरह का फेयर वैल्यू कैसे निकालना है। तो इस पे क्या करना है कि जो अपन अमाउंट पे करोगे टू सेटल द लाइबिलिटी, उसके बेसिस पे लाइबिलिटी का वैल्यू निकलेगा। तो a liability would remain outstanding in the outstanding and market participant transferee would require to fulfill the obligation. The liability would not be settled with the counterparty or otherwise extinguished on the measurement date. ठीक है। तो मार्केट पार्टिसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए जो अमाउंट पे करना पड़ेगा, दैट विल बी द फेयर वैल्यू। ठीक है। यानी कि उसको एक्सटिंग्विश नहीं करना है ऑन द मेजरमेंट डेट। यानी कि ऐसे नहीं सोचने का कि उसको जैसे अगर बैंक का लोन है 10 लाख का, हम लोग लोन रीपे करना बंद कर देंगे तो बैंक ऑटोमेटिकली अपने पास आएगा, उसका एनपीए बढ़ रहा है, तो वो अपने को ऑफर करेगा कि देखो आपका लोन है 10 लाख का, आप 9 लाख रुपया पे करो, लोन खत्म करते हैं। बहुत बार होता है ऐसा, बैंक सेटलमेंट करता है, क्योंकि अगर बैंक सेटलमेंट नहीं करेगा ना तो उसको एनपीए का प्रोविजन बनाना पड़ेगा, और एनपीए के प्रोविजन से बैंक का प्रॉफिट कम होता है। तो बैंक अपना फाइनेंशियल्स को बिगाड़ना नहीं चाहता है। तो इसके लिए वो क्या करता है कि वो जो ऐसे डिफॉल्टर्स रहते हैं उनको ऑफर करते हैं कि तुम लोग वन शॉट में अमाउंट पे करो, हम लोग कम अमाउंट लेते हैं और किस्सा खत्म करते हैं। ठीक है। तो हमने जानबूझ के लायबिलिटी को एक्सटिंग्विश करने को ट्राई किया, यानी कि लायबिलिटी को बंद करने को ट्राई किया कि हेवी डिस्काउंट मिलेगा अभी पे मत करो, ऑटोमेटिकली बैंक कुछ पार्ट वेव कर देगा। तो ऐसे अपने को व्यू उसका रखना नहीं है। अगर रेगुलर लायबिलिटी पे किया तो अपने को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, दैट विल बिकम द फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे। द एंटिटीज पॉइंट नंबर टू, द एंटिटीज ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट would remain outstanding and the market participant transferee would take the right and responsibility associated with the instrument. The instrument would not be cancelled or otherwise extinguished on the measurement date. यानी कि अगर इंस्ट्रूमेंट कंटिन्यू कर रहा है तो उसका वैल्यू कितना आएगा, वो अपने को फेयर वैल्यू के हिसाब से पकड़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी का इक्विटी शेयर है, तो इक्विटी शेयर को कंपनी बंद करके खत्म करो, ठीक है, या फिर उसको बाय बैक करके खत्म करो, वैसे अपने को नहीं सोचना है। अगर इक्विटी शेयर मार्केट में ही कंटिन्यू कर रहा है तो उसका फेयर वैल्यू कितना आएगा, वो अपने इक्विटी का यानी कि ओनर्स फंड का वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन यूज करेगा। यानी कि कोई भी लायबिलिटी या इक्विटी हो उसका एक्सटिंग्विश नहीं करना है। ठीक है। एक्सटिंग्विश यानी कि उसको खत्म नहीं करना है, उसको रखना है। ठीक है। तो वो हिसाब से उसका वैल्यू कितना आएगा वो अपने को फाइंड करना है। नॉन परफॉर्मेंस रिस्क ये इग्नोर कर दो। नॉन परफॉर्मेंस रिस्क यानी कि अगर सपोज सामने वाली पार्टी ने अगर ये ट्रांजेक्शन बीच पे ही परफॉर्म नहीं किया, तो वो केस में गेन या लॉस कितना होगा वगैरह वो अपने को इग्नोर करना है। क्योंकि वो अगर कंसिडर कर रहे हैं कि सामने वाला पार्टी अगर बीच पे ही ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर रहा है वगैरह, तो फिर वैल्यू कितना आएगा, तो फिर ये केस में तो वैल्यू कभी फाइंड कर ही नहीं पाएगा। तो नॉन परफॉर्मेंस रिस्क को इग्नोर करना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल इग्नोर कर दो। नेक्स्ट है 4.8 फेयर वैल्यू एट इनिशियल रिकग्निशन। इग्नोर कर दो, कुछ काम का नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमने असेट लायबिलिटी दोनों का फेयर वैल्यू कैसे फाइंड करना है वो हमने सीखा। एग्जाम में ऑलरेडी ये क्वेश्चंस आ चुके हैं कि ये नॉन फाइनेंशियल एसेट का फेयर वैल्यू कैसे फाइंड करोगे बताओ। ठीक है। तो दोनों को वो केस में ये जो पॉइंट्स लिखा हुआ है ये दोनों को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। वैसे सेम वे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और लायबिलिटी का फेयर वैल्यू कैसे निकालोगे, ये पॉइंट थियोरेटिकल क्वेश्चन वाला पूछते हैं।
और ये प्रिंसिपल मार्केट और मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में ऑलरेडी बहुत बार आया है। चलो, अभी वैल्यूएशन के टेक्निक्स कौन कौन से है। सबसे पहले यहाँ पे ये लोग क्या बोलते हैं। तुम लोग को दो टाइप के डेटा आएगा। ऑब्जर्व डेटा, अनऑब्जर्व डेटा। ऑब्जर्व डेटा यानी कि जैसे तुम लोग मार्केट में जाके इंक्वायरी वगैरह कर सकते हो, वहां से तुम लोग को डेटा वगैरह मिलेगा। तो जैसे मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस, ठीक है, वो तुम लोग का वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जर्व डेटा। यानी कि अगर तुम लोग को गोल्ड लेना है, ठीक है, तो तुम लोग दो तीन अलग अलग शॉप में जाके इंक्वायरी करो। ऑनलाइन जो स्टोर्स है गोल्ड के, वहां पे इंक्वायरी करो। या न्यूज़पेपर वगैरह में गोल्ड का रेट आता है, वो रेट से तुम लोग उसका वैल्यू वगैरह निकाल सकते हो। तो अपने पास कुछ कंपेयर करने के लिए कुछ डेटा अवेलेबल है, उसको बोलेंगे ऑब्जर्व डेटा। अगर ये ऑब्जर्व डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो इसे बोलेंगे अनऑब्जर्व डेटा। इसमें अपन कुछ प्रेडिक्शन करेंगे, एस्टिमेट करेंगे। जैसे कैश फ्लो वगैरह को एस्टिमेट करो, ठीक है, वो सब। तो ये तुम लोग का एक्चुअली कैश फ्लो का जो प्रेडिक्शन करते हो उस पे सब्जेक्ट टू एजम्पशन रहता है कि बिजनेस कितना चलेगा, कैसे चलेगा, कितना ग्रो होगा वगैरह। रियल में वो कैसे उतना ही कैश फ्लो जनरेट कर पाएगा कि नहीं, वो सब अपने को पता नहीं है। तो इस पे अनसर्टेनिटी बहुत है। इसके लिए इंडिया से बोलता है कि पहला प्रायोरिटी ऑलवेज ऑब्जर्व डेटा को देना है। जब तक वो अवेलेबल है तब तक अनऑब्जर्व के ऊपर जाना नहीं है। ठीक है। अब मेथड्स कौन कौन से, टेक्निक्स कौन कौन से है। तो पहला है मार्केट अप्रोच, कॉस्ट अप्रोच और इनकम अप्रोच, ऐसे तीन अप्रोचेस है। ठीक है। ठीक है, ऐसे तीन अप्रोचेस है। मार्केट अप्रोच यानी कि तुम मार्केट में जाके इंक्वायरी करोगे, ऑब्वियसली वहाँ पे जो हमने पहले सीखा कि प्रिंसिपल मार्केट में जाके इंक्वायरी करना है, अगर वो नहीं अवेलेबल है तो मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट में जाके इंक्वायरी करना है वो। तो इसका जो कोटेड मार्केट प्राइस रहेगा, कोटेड मार्केट प्राइस, वो पहला प्रायोरिटी में जाएगा। ठीक है, कोटेड मार्केट प्राइस यानी कि मार्केट में क्या प्राइस अभी चल रहा है। दूसरा आता है कॉस्ट अप्रोच। कॉस्ट अप्रोच में जनरली अपन रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये अपन फाइंड करने को ट्राई करते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट इन द सेंस कि अगर असेट को यही कंडीशन में अगर रिप्लेस करने को गए, यानी कि नया असेट लेने को गए यही कंडीशन का, तो क्या प्राइस वगैरह मिल सकता है। ठीक है, वो अपन कॉस्ट अप्रोच पे फाइंड करेंगे। और इनकम अप्रोच में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वगैरह का प्रेजेंट वैल्यू, ये सब अपन यहाँ पे यूज करेंगे। तो ऐसे तीन अप्रोचेज है। ये तीन अप्रोच में पहला प्रायोरिटी ऑलवेज मार्केट अप्रोच पे जाता है। ठीक है, क्योंकि वो ऑब्जर्व डेटा है, ऑब्जर्व इनपुट करके बोलते हैं। और अनऑब्जर्व इनपुट में ये इनकम अप्रोच वगैरह काउंट होगा। ठीक है, तो उसको थर्ड प्रायोरिटी जाता है। जब तक अपने को मार्केट अप्रोच अवेलेबल है, बाकी कोई अप्रोच में नहीं जाना है। मार्केट अप्रोच नहीं रहेगा तो कॉस्ट अप्रोच जा सकते हो, वो भी नहीं है तो फिर इनकम अप्रोच वगैरह में जा सकते हो। तो देखो मार्केट अप्रोच में वो क्या बता रहा है कि मार्केट अप्रोच uses the price and other relevant information generated by market transaction involving identical or comparable asset, liability or group of asset or liability such as business। ठीक है, तो ये मार्केट से सिमिलर असेट का या आइडेंटिकल असेट का जो वैल्यू है वो अपन यहाँ पे यूज करेंगे। कॉस्ट अप्रोच में क्या होगा, रिफ्लेक्ट द अमाउंट दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू करेंटली रिप्लेस
द सर्विस कैपेसिटी ऑफ द असेट ऑफर रिफंड टू एज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट सेलर, द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड फ्रॉम सेल from the asset is based on the cost to market participant buyer to acquire or construct a substitute asset of comparable utility adjusted for obsolescence। यानी कि सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो सेल करेगा तो क्या प्राइस मिलेगा, और बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो सिमिलर असेट अगर बाय करता है या फिर कंस्ट्रक्ट करता है तो उसको कितना कॉस्ट इंकर होगा टू रिप्लेस दी असेट, वो आएगा कॉस्ट अप्रोच में, यानी उसको बोलेंगे करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इनकम अप्रोच में क्या होगा, तो द इनकम अप्रोच कन्वर्ट द फ्यूचर अमाउंट दैट इज कैश फ्लो और इनकम एंड एक्सपेंसेस टू अ सिंगल करंट डिस्काउंटेड अमाउंट, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू पे निकालना है। व्हेन द इनकम अप्रोच इज यूज्ड, fair value measurement reflect the current market expectation about those future amount. From the perspective of market participant seller, the current market expectation is the price that would be received for asset based on the expected income to market participant buyer from the asset। यानी कि सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको असेट को यूज करके कितना कैश फ्लो वगैरह जनरेट हो सकता है, उसका प्रेजेंट वैल्यू। तो ये तीन अप्रोचेज है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में काफी बार इसका क्वेश्चन आया है, वैल्यूएशन टेक्निक्स। ठीक है, तो पहले तो दोनों को ऑब्जर्वेबल इनपुट के बारे में लिखना है, और ये तीन जो अप्रोचेज है वो दोनों को लिख के आना है। फेयर वैल्यू हायरार्की, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है। ठीक है, अब फेयर वैल्यू हायरार्की यानी क्या, तो इस पे हायरार्की में उन्होंने तीन हायरार्की दिया है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 यानी कि पहला प्रायोरिटी किसको देना है, तो अपने को देना है कोटेड प्राइस को पहला प्रायोरिटी। ठीक है, फ्रॉम एक्टिव मार्केट, यानी कि अगर शेयर का प्राइस फाइंड करना है तो तुम लोग वो इंट्रिंसिक वैल्यू, यील्ड वैल्यू वगैरह निकालने को मत बैठो। पहले अपने पास शेयर मार्केट है, अगर वो शेयर लिस्टेड है तो लिस्टेड मार्केट में, शेयर मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, वो प्राइस तुम लोग यहाँ पे इसके फेयर वैल्यू के हिसाब से यूज कर। ठीक है, तो पहला फ्रॉम एक्टिव मार्केट। ठीक है, दूसरा कि अगर कोटेड प्राइस अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो वो केस में तुम लोग असेट या लायबिलिटी को ऑब्जर्वेबल इनपुट से फाइंड करने को ट्राई करोगे। ठीक है, यानी कि अगर कोटेड प्राइस नहीं है तो अदर ऑब्जर्वेबल ऑब्जर्वेबल इनपुट वो तुम लोग यूज करो और उसका प्राइस फाइंड करने को ट्राई करो। यानी कि अगर सपोज तुम लोग के असेट का एक्टिव मार्केट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे प्रॉपर्टी खरीदना है, और मुझे खरीदना है सपोज दिल्ली में। अब दिल्ली में मैं रहता नहीं हूँ, तो मुझे दिल्ली के एरियाज के बारे में ज्यादा कुछ आइडिया नहीं कि कौन सा एरिया अच्छा, कौन सा बुरा, कौन से एरिया में पानी अच्छा आता है, कौन से एरिया में पानी नहीं आता है, कौन से एरिया में पॉल्यूशन ज्यादा है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं। ठीक है, तो ये केस में मैं, जैसे ऑनलाइन वेबसाइट्स अवेलेबल है, 24 एकर्स है, 99 एकर्स है, ये अलग अलग जो वेबसाइट्स है, तो वो वेबसाइट पे मैं जाऊंगा, वहां पे मैं प्रॉपर्टी का सर्च करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि एरिया वाइज पर स्क्वायर फीट का रेट कितना चल रहा है। तो उससे मुझे आइडिया आएगा कि जो एरिया में पर स्क्वायर फीट का रेट ज्यादा है तो वो एरिया ज्यादा अच्छा रहेगा, और बाकी एरिया में कुछ प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कोई वेबसाइट्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो मुझे वहाँ पे पर्सनली जाके थोड़ा लोकल मार्केट में इंक्वायरी करना पड़ेगा। यानी कि जहाँ पे मार्केट अवेलेबल है मार्केट में इंक्वायरी करो, अगर मार्केट अवेलेबल नहीं है तो तुम लोग खुद डेटा कलेक्ट करने को ट्राई करो। ये ऑब्जर्व डेटा ज्यादा प्रीफर करना है एज कम्पेयर टू अनऑब्जर्व डेटा। अंदाजा नहीं लगाना है, यानी कि तुम लोग को खुद को जाके मार्केट में इंक्वायरी करना पड़ेगा, लेकिन मार्केट एज सच ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं है, यानी कि प्रिंसिपल मार्केट नहीं है। तो तुम लोग को लोकल जगह पे वहां पे जाके इंक्वायरी ब्रोकर्स वगैरह को अप्रोच करना पड़ेगा, वो लोग तुम लोग को हेल्प कर सकते हैं। तीसरा है कि अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो वो केस पे अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स ये तुम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है,
अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स यानी कि ऑब्वियसली इस पे तुम लोग कैश फ्लो वगैरह को प्रेडिक्ट करोगे, या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को प्रेडिक्ट करने को ट्राई करोगे वगैरह। ये अनऑब्जर्वेबल इनपुट में काउंट होता है, यानी कि उसको प्रायोरिटी सबसे लास्ट में जाता है। पहला प्रायोरिटी जहाँ पे एक्टिव मार्केट है तुम लोग को वो यूज करना है। अगर एक्टिव मार्केट नहीं है, ठीक है, तो तुम लोग को यूज करना है ऑब्जर्वेबल डेटा। ठीक है, अगर वो भी नहीं है तो तुम लोग को यूज करना है अनऑब्जर्वेबल डेटा। ठीक है, अनऑब्जर्वेबल को थर्ड प्रायोरिटी दिया जाता है। मार्केट रहेगा तो उनको डेटा ऑब्जर्व करना ही नहीं है, डायरेक्टली मार्केट में प्राइस देख लो। मार्केट नहीं रहेगा तो ऑब्जर्वेबल डेटा यूज करो, अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो ही अनऑब्जर्वेबल डेटा पे तुम लोग जाओगे। पता चला क्या एवरीवन? हाँ सर। यस। Yes. ओके। अभी डिस्क्लोजर्स वगैरह ठीक है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्क्लोजर में मेन मैं बता के रखता हूँ, ज्यादा इतना सारा डिटेल में रीड मत करो। डिस्क्लोजर में मेन तुम लोग ने वैल्यूएशन टेक्निक कौन सा यूज किया, यानी कि ऑब्जर्वेबल डेटा, अनऑब्जर्वेबल डेटा, मार्केट कौन सा यूज किया, प्रिंसिपल मार्केट या फिर अदर मार्केट या मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट वगैरह। इस पे तुम लोगों ने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एडजस्ट ही करना है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को एडजस्ट करना है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना एडजस्ट किया वो तुम लोग को बताना है। फेयर वैल्यू में जो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि फ्लैट फर्स्ट फ्लोर पे और फोर्थ फ्लोर पे, तो वो वैल्यूज को एडजस्ट किया। तो वो एडजस्टमेंट कैसे किया, कौन से बेस पे किया, ये तुम लोग को बताना पड़ेगा। कौन से डेट पे तूने डेटा कैप्चर किया था और कौन से डेट पे वैल्यूएशन करे हो, वो डेट अगर अलग अलग है तो ये अलग अलग डेट क्यों यूज किया। ठीक है, तो ये सब चीजें तुम लोग को अपने डिस्क्लोजर्स में देना पड़े। और कौन सा मेन ऑब्जर्वेबल डेटा है, अनऑब्जर्वेबल है या फिर मार्केट डेटा है, ये मेन तुम लोग को डिस्क्लोज करना है। तो ये हो गया इंडेक्स 113। पेज नंबर 91 पे आ जाओ मॉड्यूल में। केस 3 दिया है, वो देखना है। कोई रीड करेगा केस 3? Dawn Limited owns 1 acre of land with an old building beside a river. Currently, the property is used as holiday resort and market value of the property is 2 crore for land and 0.5 crore for the building. However, Dawn Limited has also contemplated the idea of converting the property into amusement park, for which existing building has to be demolished and many new small constructions and other development of the land have to be made. The management found this alternative use of property to be physically possible, legally permissible, and financial more viable. The market value of the land and its potential use as amusement park is estimated at rupees 4 crore. The cost of demolition of the old building, erection, other construction, and making the other developments for converting the holiday resort into amusement park are determined at rupees 80 lakh in total. The management is confused about the fair valuation of the property. They ask for opinion of a professional accountant
in regards the following alternative propositions. First, the property's fair value under its current use as a holiday resort should be market value of 2.5 crore. Second, the property fair value should be the market value of rupees 4 crore for the land potential use as amusement park. Third, the property's fair value should be 4.5 crore, being the market value of rupees 4 crore for the land potential use as amusement park plus market value of the building of 0.5 crore. Fourth, the fair value of land should be 3.2 crore, being the market value of the land potential use as amusement park rupees 4 crore less conversion cost of rupees 80 lakhs, and the fair value of the building should be 0.5 crore. Fifth, the fair value of land should be 3.2 crore and the fair value of building should be nil. Give your opinion as professional accountant with due references as relevant index. ओके। अब देखो सिचुएशन क्या दिया हुआ है कि कंपनी के पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है, 1 एकड़ का लैंड है बिसाइड्स रिवर। ठीक है। और वो लोग करंटली इसको हॉलीडे रिसोर्ट के हिसाब से वो लोग उसको यूज कर रहे हैं, जिसका मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी का, यानी कि वहाँ पे एक बिल्डिंग है लैंड के ऊपर जिसको लोग हॉलीडे रिसोर्ट के हिसाब से यूज कर रहे हैं, जिसका वैल्यू 2 करोड़ है और 0.5 करोड़ है लैंड का वैल्यू। ठीक है। तो ये अभी का सिचुएशन है कि बिल्डिंग 2 करोड़ का है मार्केट वैल्यू और लैंड का मार्केट वैल्यू है 0.5 करोड़। अब ये लोग बोल रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग है वो गिरा के वो लोग ये लैंड को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अम्यूजमेंट पार्क, और फाइनेंशियली, लीगली और फिजिकली ये पॉसिबल है। ठीक है। तो अगर सपोज इसको अम्यूजमेंट पार्क में कन्वर्ट किया तो उसका जो फेयर वैल्यू आएगा, लैंड का जो फेयर वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 4 करोड़। मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एट इट्स पोटेंशियल यूज एज अम्यूजमेंट पार्क इज एस्टिमेटेड एट 4 करोड़। ठीक है। Cost of demolition of building, erection and other construction, and making other development for converting the holiday resort into amusement park are determined at 80 lakhs। 80 lakhs लगेगा जूने बिल्डिंग को गिरा के अम्यूजमेंट पार्क के लिए जो फैसिलिटीज क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे गार्डन वगैरह से क्रिएट किया, तो वो सबका जो कॉस्ट आएगा वो 0.8 करोड़। ठीक है, यानी कि 80 lakhs का आएगा। अब अकाउंटेंट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चंस क्या क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन कि इसका फेयर वैल्यू कितना गिने, तो वो बोल रहा है कि प्रॉपर्टी का जो फेयर वैल्यू है अंडर करंट यूज इज हॉलीडे रिसोर्ट शुड बी द मार्केट वैल्यू ऑफ 2.5 करोड़। तो 2.5 करोड़ यानी कि ये दोनों का टोटल। ठीक है। ये अपने को इसका फेयर वैल्यू करके ट्रीट करना है, ऐसे वो बोल रहा है। ठीक है। इसमें वो जो वैल्यू पकड़ रहा है ना, एक्चुअली वो बराबर बोल रहा है कि 2 करोड़ का बिल्डिंग अभी के हिसाब से और 0.5 करोड़ का लैंड। लेकिन इंडे से क्या बोला है 113 ने कि जब भी दोनों फेयर वैल्यू डिसाइड करोगे ना तो दोनों को हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज, ठीक है, वो दोनों को कंसिडर करना है। और हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव मार्केट पार्टिसिपेंट रहना चाहिए। तो अगर उसको हॉलीडे रिसोर्ट के हिसाब से लोग रन करते हैं तो ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर अम्यूजमेंट पार्क में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है।
यानी कि कोई भी मार्केट पार्टिसिपेंट को अगर तूने बुलाया और उसको पूछा कि क्या करना चाहिए, तो वो तुम लोग को यही सजेस्ट करेगा कि तुम लोग को उसको एम्यूजमेंट पार्क में कन्वर्ट करना है। अगर एम्यूजमेंट पार्क में कन्वर्ट करना है, हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज अगर एम्यूजमेंट पार्क है, तो ये जो वैल्यू अपन फाइंड कर रहे हैं दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज फेयर वैल्यू। क्यों? क्योंकि उसका हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज ये हॉलीडे रिसोर्ट के हिसाब से नहीं है। ठीक है। तो पहला जो अकाउंटेंट बोल रहा है कि 2.5 करोड़ इसका वैल्यू पकड़ो, दैट इज नॉट द राइट फेयर वैल्यू। तो पॉइंट नंबर वन देखो, Ind AS 113 fair value measurement is applicable. The highest and best use is is the appropriate model of measuring the fair value. Point number one क्या बोल रहा है कि current use of the property is not highest and best use. Hence, based on current use, the market value of 2.5 crore are not acceptable as fair value. ठीक है, 2.5 करोड़ इसका वैल्यू अपन नहीं पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसका हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज एम्यूजमेंट पार्क। पता चला क्या एवरीवन? हाँ। ओके, चलो अभी पॉइंट नंबर टू में वो क्या बोल रहा है? द प्रॉपर्टीज फेयर वैल्यू शुड बी द मार्केट वैल्यू ऑफ 4 करोड़ फॉर लैंड्स पोटेंशियल यूज एज एम्यूजमेंट पार्क। ठीक है, तो इसका फेयर वैल्यू 4 करोड़ पकड़े से वो बोल रहा है, क्योंकि एम्यूजमेंट पार्क वो हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज है। ठीक है। तो इंडेज क्या बोलता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ 4 करोड़ फॉर लैंड्स पोटेंशियल यूज एज एम्यूजमेंट पार्क इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल एज फेयर वैल्यू एट द रिपोर्टिंग डेट, एज द रीडेवलपमेंट और कन्वर्जन कॉस्ट इज नॉट एडजस्टेड। ठीक है। अब तुम लोग लैंड को अगर 4 करोड़ का वैल्यू पकड़ रहे हो कि अम्यूजमेंट पार्क में कन्वर्ट करेंगे 4 करोड़ का वैल्यू मिलेगा। अरे लेकिन वो पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तुम लोग को मैंने एक पॉइंट सिखाया था कि असेट का प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन के हिसाब से उसका वैल्यू निकालना है। तो अभी वो जो कंडीशन एंड लोकेशन में है वो हॉलीडे रिसोर्ट के फॉर्म में, वहां पे एक बिल्डिंग खड़ा है। जब तक वो बिल्डिंग को गिराओगे नहीं, लैंड ओपन नहीं करोगे, तब तक वहां पे गार्डन वगैरह डेवलप कैसे करोगे? ठीक है। तो अगर तुम लोग अभी लैंड का वैल्यू 4 करोड़ पकड़ रहे हो जब बिल्डिंग खड़ा है, ठीक है, सो दैट इज नॉट द फेयर वैल्यू। तो पहले तो तुम लोग को बिल्डिंग गिराने का कॉस्ट भी कंसिडर करना पड़ेगा। बिल्डिंग गिरा के गार्डन को डेवलप करने का जो कॉस्ट है वो कंसिडर करने के बाद 4 करोड़ का वैल्यू तुम लोग को मिल सकता है। तब तक नहीं मिल सकता। तो डायरेक्टली लैंड का वैल्यू अब भी 4 करोड़ नहीं पकड़ सकते। ठीक है। तो ये जो पॉइंट नंबर टू है वो भी रिजेक्ट हो रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। ठीक है। पॉइंट नंबर थ्री क्या बोल रहा है? तुम लोग को कोई भी पॉइंट नहीं समझा तुरंत मुझे बोलना, मैं एज्यूम करा कि तुम लोग को समझ में आ रहा है। Point number three, the property's fair value should be 4.5 crores, with market value of 4 crore for land's potential use as amusement park, plus market value of building as 0.5 crore. तो अकाउंटेंट बोल रहा है कि 4.5 करोड़ इसका टोटल फेयर वैल्यू पकड़ो। 4.5 का ब्रेकअप क्या? 4 करोड़ का लैंड और 50 करोड़ का, सॉरी 0.5 करोड़ का, 50 लाख का बिल्डिंग। ठीक है। वो रिवर्स कर रहा है। लैंड का कॉस्ट था 0.5, तो वो बोल रहे कि बिल्डिंग का कॉस्ट 0.5 है। और जो लैंड है उसका नया मार्केट वैल्यू 4 करोड़ आ रहा है। तो 4 करोड़ प्लस 0.5 यानी कि 4.5 करोड़ इसका वैल्यू पकड़ो। तो वो अगेन, तुम लोग क्या बोलते हो, राइट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है। रॉन्ग है सर। रॉन्ग है। रॉन्ग होने का रीजन क्या? क्यों रॉन्ग लग रहा है? वो डिमोलिश कॉस्ट इन्होंने नहीं दिया इसको। बराबर। 4 करोड़ तभी मिलेगा जब तुम लोग बिल्डिंग को डिमोलिश करके गार्डन डेवलप करोगे, अम्यूजमेंट पार्क का एरिया डेवलप करोगे। तो डेवलपमेंट कॉस्ट यहाँ पे कंसिडर नहीं हुआ है। दूसरा पॉइंट ये है कि वो बिल्डिंग का वैल्यू 0.5 करोड़ पकड़ रहा है। अरे बिल्डिंग रहेगा ही नहीं तो उसका वैल्यू कहाँ से आएगा? तो ना बिल्डिंग को गिरा के ही वो लैंड पे गार्डन वगैरह डेवलप करने वाले हो ना। तो ये केस में ये जो 0.5 करोड़ बिल्डिंग का वैल्यू पकड़ रहा है, बिल्डिंग तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अम्यूजमेंट पार्क बनने के बाद। तो बिल्डिंग का वैल्यू तो जीरो ही पकड़ना है। ठीक है, सिर्फ लैंड ही बचेगा, बिल्डिंग तो डिमोलिश हो जाएगा। तो ये जो 0.5 वो हिसाब से रॉन्ग है। पॉइंट नंबर फोर क्या बोल रहा है? द फेयर वैल्यू ऑफ लैंड शुड बी 3.2 करोड़।
Being the market value of land's potential use as amusement park 4 crore, there's conversion cost 80 lakhs. तो ये बराबर बोल रहा है 4 करोड़ का लैंड और 80 लाख का डेवलपमेंट का कॉस्ट बिल्डिंग को गिरा के उसको डेवलप करने का है, यानी कि 3.2 करोड़। एंड फेयर वैल्यू बिल्डिंग शुड बी 0.5 करोड़। तो ये लैंड का कॉस्ट बराबर बोल रहा है, लेकिन बिल्डिंग का कॉस्ट गलत बोल रहा है। बिल्डिंग रहेगा ही नहीं, 0.5 करोड़ कहाँ से पकड़ रहा है तू? ठीक है, तो ये भी आंसर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि लैंड राइट है, बिल्डिंग का गलत है। लास्ट पार्ट, फेयर वैल्यू ऑफ लैंड शुड बी 3.2 करोड़, फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग शुड बी नील। ये आंसर राइट है। बिल्डिंग बचेगा ही नहीं तो उसका फेयर वैल्यू जीरो, और जो लैंड है वो 4 करोड़ माइनस 80 लाख का डेवलपमेंट कॉस्ट यानी कि 3.2 करोड़। पता चला? हाँ सर। हाँ यस। ओके, अब इसका आंसर तुम लोग रीड कर लो। और ऑन सिमिलर लाइन यहाँ पे केस नंबर 4 दिया है, वो केस नंबर 4 पहले तुम लोग रीड करो, बाद में अपन डिस्कस करते हैं कि इस पे क्या है। ठीक है, पहले तुम लोग अपने साइड से इसका आंसर निकालने को फाइंड करना, डायरेक्ट आंसर रीड मत करना। तो पहले तुम लोग इमेजिन करो कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। अगेन उन्होंने सिचुएशन दिया, अकाउंटेंट कुछ बोल रहा है कि इसको फेयर वैल्यू पकड़ो करके, और तुम लोग को इंडेक्स 113 का प्रोविजन याद करके डिसाइड करना है कि अकाउंटेंट जो बोल रहा है वो राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो ये ट्राई करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। चलो, सेकेंड वाला रीड किया, समझ में आया क्या तुम लोग को क्या हो रहा है इसमें? रीड किया एवरीवन? हाँ सर। यस। ओके, सिचुएशन क्या है वो समझ में आया क्या तुम लोग को? चलो, यस। मैं एक बार रीड कर लेता हूँ। Dust Limited is an equity investment in Dark Limited. Dark Limited share and accounts of the share and accounts for the share at fair value through P&L account. Dark Limited share are quoted in BSC in Japan and in Japan exchange group, यानी कि इंडिया में बीएससी पे लिस्टेड है और जापान एक्सचेंज मार्केट में भी वो लिस्टेड है। On 31st March 22, Dark Limited share is closed at 780 in BSC and equivalent to 875 in Japan Exchange Group. However, the significant activities on the share are being done on BSC only. तो जापान में ज्यादा उसका ट्रेडिंग नहीं हो रहा है, मेन जो ट्रेडिंग हो रहा है वो बीएससी पे हो रहा है। तो 780 रुपीज इसका क्लोज हुआ। कौन से डेट का क्लोज बता रहे? 31 मार्च 22 का बता रहे। ठीक है, 780 रुपये पे क्लोज हुआ। और उसी का ही इक्विवेलेंट जापान मार्केट में जो प्राइस चल रहा था वो 875 था इंडियन रुपीज के हिसाब से। The accountant of Dust Limited argues that fair value of the share in Dark Limited should be measured based on the market approach, and quoted price in Japan Exchange Group being higher is considered as level 1 input. Accordingly, fair value is determined at 875. तो अकाउंटेंट क्या बोल रहा है कि दोनों मार्केट में जो ज्यादा अच्छा प्राइस है वो जापान के मार्केट का 875। तो जापान के मार्केट का प्राइस वही अपने को फेयर वैल्यू करके ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, तो ये राइट है या रॉन्ग है? तो पहले तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है जिसके लिए ये क्वेश्चन बनाया गया है वो तो प्रिंसिपल मार्केट एंड मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट, ये कंसेप्ट को चेक करने के लिए ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो पहले तो प्रिंसिपल मार्केट यानी क्या, तो उनका सबसे नियरेस्ट मार्केट जहाँ पे मेजर ट्रेडिंग होता है, तो बीएससी या जापान। तो उसने क्लियरली ऊपर लिखा हुआ है कि मेजर जो ट्रेडिंग होता है वो बीएससी पे ही होता है।
वॉइस आ रहा है क्या तुम लोग को? हाँ सर। हाँ आ रही है सर। हाँ। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि उसका जो शेयर का मेजर ट्रेडिंग होता है वो बीएससी पे होता है। जापान एक्सचेंज ग्रुप पे उसका ज्यादा ट्रेडिंग नहीं है। यानी कि अभी प्रिंसिपल मार्केट कौन सा गिना जाएगा, तो वो गिना जाएगा बीएससी। ठीक है। एडवांटेजेस मार्केट इवन दो जापान का है, वहाँ पे प्राइस ज्यादा चल रहा है, लेकिन वो मार्केट को प्रिंसिपल मार्केट करके ट्रेड नहीं किया जाएगा। जो बीएससी का मार्केट है उसको प्रिंसिपल मार्केट करके ट्रेड किया जाएगा। तो जो अकाउंटेंट बोल रहा है कि क्योंकि 780 और बीएससी पे 780 और जापान के मार्केट पे 875 है, तो अपन 875 को फेयर वैल्यू गिने, वो इनकरेक्ट है। अपने को बीएससी के जो मार्केट है उसको अपने को 780 को फेयर वैल्यू पकड़ना पड़ेगा। ठीक है। अब आगे क्या बता रहे हैं? आफ्टर द मार्केट क्लोज्ड ऑन 31 March 2022, डार्क लिमिटेड अनाउंस न्यूज फॉर सम बैड इवेंट occurred during the day, and in the next morning डार्क लिमिटेड शेयर opened at BSE at 645 and equivalent to 730 in जापान एक्सचेंज ग्रुप। तो 31 March 2022 को, ठीक है, 3:30 को मार्केट बंद हुआ। और मार्केट बंद होने के बाद सपोज कुछ कॉर्पोरेट न्यूज आया, लेकिन वो क्योंकि मार्केट बंद हो चुका था, तो ये डेट के प्राइस पे उसका इम्पैक्ट नहीं था। कुछ बुरा न्यूज था, जैसे कंपनी का फाइनेंशियल डिक्लेयर हुआ, या कंपनी को कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो कैंसिल हो गया, गवर्नमेंट ने कुछ पेनल्टी चार्ज किया, ऐसा कोई तो खराब न्यूज कंपनी का मार्केट में आया, लेकिन वो कभी आया 3:30 के बाद जब मार्केट ऑलरेडी बंद हो चुका था। तो इसका इम्पैक्ट नेक्स्ट दिन 1 अप्रैल को जब मार्केट ओपन होगा ना, तभी इसका इम्पैक्ट आएगा। तो 1 अप्रैल को जब मार्केट ओपन हुआ तो बीएससी का जो प्राइस है वो 645 मिला, और जापान का जो प्राइस था वो 730 आया। वॉइस अभी भी आ रहा है तुम लोग को? वॉइस आ रहा है तुम लोग को? चल। तो पॉइंट ये है कि 31 March 2022 को जब ये मार्केट बंद हुआ, उसके बाद में कंपनी का कुछ बुरा न्यूज आया, और उसके वजह से नेक्स्ट डे जब भी मार्केट ओपन हुआ, तभी बीएसई पे उसका भाव था 645 और उसका इक्विवेलेंट भाव जापान मार्केट पे 730 का था। तब ये केस में हम लोग इसको क्या गिनेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये कुछ बुरा न्यूज आता है, ठीक है, और वो मार्केट क्लोज होने के बाद आता है, तो ऑब्वियसली उसका जो एडजस्टमेंट है वो अपने को प्राइस में करना पड़ेगा। तो वो केस पे जो प्राइस अपन फेयर वैल्यू करके पकड़ेंगे वो 780 नहीं पकड़ेंगे, वो अपन 645 पकड़ेंगे। जापान का तो वैसे भी यूज नहीं करना, क्योंकि वो मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट में काउंट होगा, प्रिंसिपल मार्केट में काउंट नहीं होगा। प्रिंसिपल मार्केट बीएससी है, तो बीएससी का जो प्राइस है वही अपने को पकड़ना है। लेकिन जो एडजस्टमेंट है वो करना पड़ेगा रिगार्डिंग दिस बैड न्यूज। ठीक है। तो ये अपना 645 का जो प्राइस है वो अपने को लेना पड़ेगा। ठीक है। लेवल 2 इनपुट, मार्केट का प्राइस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कोटेड प्राइस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मार्केट बंद होने के बाद ये बैड न्यूज आया था। तो अपना जो फेयर वैल्यू का हायरार्की है, वो हायरार्की के हिसाब से लेवल 1 इनपुट जो है वो तुम लोग का आता है फेयर वैल्यू, यानी कि कोटेड प्राइस। ये तुम लोग का लेवल 1 आएगा, यानी कि जब तक कोटेड प्राइस अवेलेबल है और कुछ भी लेना नहीं है। अगर कोटेड प्राइस अवेलेबल नहीं है तो अपने को एडजस्टेड प्राइस यानी कि लेवल 2 इनपुट लेना है, लेकिन ऑब्जर्वेबल डेटा था। तो ऑब्जर्वेबल डेटा अपने पास अवेलेबल है, 780 था। एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये बैड न्यूज मार्केट में आएगा तो मार्केट में इसका शेयर का भाव कितना गिरेगा।
तो उसके उसके बेसिस पे नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे, अपने को जब भी मार्केट ओपन हुआ तभी उसका फेयर वैल्यू मिल गया 645। तो ये लेवल 2 इनपुट के हिसाब से अपन यूज करेंगे। ये ऑब्जर्वेबल इनपुट है लेकिन लेवल 2 का है। कोटेड मार्केट प्राइस नहीं था ऑन 31 मार्च का। अपन 1 अप्रैल का वैल्यू को 31 मार्च के वैल्यू के हिसाब से यूज कर रहे हैं। अब आगे वो क्या बता रहा है, पॉइंट नंबर 2। The accountant of Dust Limited sticks to the fair value of 875 per share on the argument that it is based on level 1, that is quoted price in the active market on the measurement date. ठीक है। Examine the validity of the argument of the accountant of Dust Limited and determine the fair value of Dark Limited with due reference to relevant index. इंडेक्स का नाम दिया नहीं है, तुम लोग को ये क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए कि ये फेयर वैल्यू मेजरमेंट का इंडेक्स है। ठीक है। तो जो अकाउंटेंट का यहाँ पे कोटेड 1 करके, सॉरी लेवल 1 करके जो वो बता रहा है वो गलत है, क्योंकि लेवल 1 का जो बैड न्यूज का इम्पैक्ट है वो अभी तक आया नहीं है। वो लाने के लिए अपने को लेवल 2 का इनपुट यूज करना पड़ेगा। हो गया। पता चला सभी को, एवरीवन? Yes, sir. हाँ यस। ओके चलो, तो ये 113 अपना हो गया।